अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने बांग्लादेश का दौरा किया और बहुत ही सिग्निफिकेंट विज़िट था। बांग्लादेश हमारे भाई हैं सारे वो, और दिलों के भी बहुत करीब हैं, मज़हब के भी रिश्ते हैं, कल्चरल टाइज़ हैं। हम इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। कुछ इश्यूज़ आए दरमियान में 71 और उसके बाद, लेकिन दिलों से दूरी कभी थी ही नहीं। और बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अरसे का, जो 30-40 मुल्कों की तारीख़ में ये बहुत अरसा लंबा नहीं है, 30-40 साल का अरसा है। बाद में कौमें रियलाइज़ करती हैं और वो जो दूरियां पैदा हुई होती हैं वो दोबारा वो फासले मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख़ के अंदर भी वो दिन दोबारा आएँ कि हम वैसे ही जैसे 71 से पहले आपस में भाइयों की तरह मिलते थे वैसे ही दोबारा मिल पाएँ। कुछ गिले शिकवे हुए, इस दफ़ा भी हुए, डार साहब से भी कहा गया और डार साहब ने माजी के कुछ बयानात का हवाला दिया। तो उसमें भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का यहाँ से लेकर जो आइंदा का सफ़र है वो कैसे है। दरमियान में जो पीरियड हसीना वाजिद वाला है उसमें बहुत ज़्यादा फासले पैदा हुए और उसके पीछे एक इंडियन लॉबी का बड़ा सरगर्म किरदार था जिसने वो फासले बढ़ाने में रोल अदा किया। उम्मीद यही है कि वो फासले अब मिट गए हैं और आइंदा हम करीब आने की तरफ ही जाएंगे। करीब आने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है उसके ऊपर प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसके ऊपर सज़ाओं का अमल तेज़ी से आगे जा रही है। 10-10 साल की सज़ाएँ दी जा रही हैं। ये कहाँ जाके रुकेगा और क्या पाकिस्तानी सियासत में वो दिन आएगा कि हम एक अच्छे महज़्ज़ब मुआशरे के तौर पर, जहाँ डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही हो, आगे बढ़ना शुरू करेंगे? क्योंकि अभी पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चिड़िया एग्जिस्ट नहीं करती है। कहने को है पार्लिमान, लेकिन पार्लिमान और हमारी सुपीरियर जो जुडिशरी है उसका रोल वो नहीं है जो होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट रोल, पावरफुल रोल वो इन इंस्टीट्यूशंस का नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस है, सबसे बड़े पार्लिमान है, सुपीरियर जुडिशरी है, जिसका काम यह है कि पूरे मुल्क के लिए कानून साजी भी करे, कानून पर अमल पैरा भी हो और मुल्क को सीधे राह पर रखे। कहीं फंडामेंटल या ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नज़र आती है तो उसके ऊपर फ़ौरन चेक करें, उसको रोकें। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये काम हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, एजाज़ अहमद चौधरी पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे साथ। एजाज़ साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बिलाल अज़हर कियानी साहब वज़ीर मुमलिकत ख़जाना हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहूँगा। एजाज़ साहब आपसे आगाज़ करूँगा। बांग्लादेश के विज़िट में डार साहब का एक बयान सामने आया, उनसे सवाल किया गया 71 वाक़यात के हवाले से, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा वो पहले आपको दिखाता हूँ, फिर सवाल शुरू करते हैं। दिखाइएगा जी। My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available for both countries. And after that, General Musharraf came here in a very open and candid manner. He actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. We are a family, and we should work together. There is a great potential that we should serve. Me, my brother Tawheed, and the entire team should work together to do as better as possible for the peoples of the two country. एजाज़ साहब आप फरमाइएगा, डार साहब से जो सवाल किया गया था कि 71 के वाक़यात की पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने 74 के भुट्टो दौर का हवाला दिया, फिर 2002 के मुशर्रफ दौर का हवाला दिया। इज़ दैट इनफ या पाकिस्तान को सरकारी सतह पर दोबारा कुछ ऐसा इजहार करना चाहिए जिससे अगर कोई भी किसी किस्म का भी उनके दिल में खलिश है तो उसको दूर किया जा सके? मुझे बताया गया कि 1974 और 2002 के अलावा 1998 में भी जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले गए, मुशाहिद हुसैन साहब रिकॉल कर रहे थे, तो उस वक्त भी रिग्रेट की बात हुई थी। तो ये नहीं है कि जी किसको रिग्रेट नहीं है वेस्ट पाकिस्तान में, जो उस वक्त का वेस्ट पाकिस्तान था। हम छोटे थे, मैं 8वीं जमात में था, मुझे याद है हम सब रोए थे हमारे बड़ों को देखकर। तो हम सब बैठे और जिस तरीके से वो वाकयात पेश आए तो इसमें तो कोई शक ही नहीं और उसका इजहार भी किया जा चुका है। लेकिन एक याद रखिए कि एक बहुत बड़ी लॉबी है वहाँ पे, हिंदुस्तान की लॉबी, अवामी लीग की लॉबी, जिसको शेख हसीना अभी भी वहां से बैठ के बयानात देती रहती हैं। इसलिए वो ये चीजें उठाते रहेंगे और बार बार ये मामला जो है ना आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ज्यादातर आबादी दोनों तरफ है, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी, वो एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि अभी ये मामला थोड़ा सा इस लिहाज से नया है कि 15 साल की उसकी हुकूमत थी, उसके बाद शुरू हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें बतदरीज चलना होगा। पहले तो हमें इक्तिसादी और तजारती मैदान में काम करना होगा और दूसरा सकाफती मैदान में। ये दोनों चीज़ों में अगर आप करें, और आपको पता है बांग्ला इंटेलेक्ट तो बड़ा मशहूर था,
तो ये फाउंडेशन अगर बुनियाद अच्छी बन जाएगी तो उसमें ये सियासी नौइयत के मामला भी और खित्ते की जो कॉपरेशन है, जिस तरह सार्क की रिवाइवल वगैरह जो है, उसके मामला में भी डिस्कशन की जा सकती है। मेरे ख्याल में डार साहब ने बिल्कुल सही बयान दिया उसके हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रिग्रेट है वो हम उसका इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन ये चूंकि एक लॉबी काम कर रही है, वो बार बार इसको उठाती है। बल्कि शेख हसीना को तो इस हद तक था कि मैं खुद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल जब उन्होंने ये 1 साल नहीं 2-3 साल तवातर से झूठे इल्जामात लगाए कि जी 30 लाख लोग मार दिए, 3 लाख औरतें रेप कर दी गई, ये कहीं से भी ये चीजें साबित नहीं हुई थी। तो इस वक्त बहुत प्रोपेगेंडा है उसकी मौजूदगी में बतदरीज अगर चलेंगे और इक्तिसादी और सकाफती अगर आप फाउंडेशन अच्छी बना देंगे तो ये सियासी मामला भी बड़े आराम से मेरे ख्याल में हैंडल हो जाएंगे। अच्छा एजाज साहब, मैं बीइंग जर्नलिस्ट बाज़ इंटरनेशनल फोरम पे मुझे बांग्लादेश से आए हुए अपने जो साथी जर्नलिस्ट थे उनसे इंटरेक्शन का मौका मिलता रहा। जो उसमें पुरानी जनरेशन से या सीनियर लोग थे या मेरे से थोड़ी उम्र में बड़े थे, मुझे लगा कि उनमें बहुत ही मोहब्बत है, बड़ी गर्मजोशी है। मुझे उनसे जफ्फी डाल के सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत मज़ा आता था कि अपने भाई हैं, वो होगी तकसीम होगी लेकिन अपने भाई हैं। लेकिन उसमें जो नौजवान जर्नलिस्ट होते थे वो मुझे लगता था कि वो हसीना वाजिद के दौर का वो असरात उनके ऊपर होते थे, उनमें तलखी नज़र आती थी मुझे। तो हमें कुछ कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर, बायलैटरल विजिट्स के ऊपर, जर्नलिस्ट डेलीगेशन एक्सचेंज करने के ऊपर, बल्कि इधर से कम जाएं उधर से ढेर लोगों को बुलाएं। स्टूडेंट्स के ऊपर तो एग्रीमेंट भी हुआ है, ट्रेनिंग भी हुई है, फ़ौज को ट्रेनिंग दें, एयरफोर्स को ट्रेनिंग दें, ढेर सारे लोगों को इधर बुलाएं, उनके स्टूडेंट्स के लिए हज़ारों स्कॉलरशिप भी खोलें। तो ये बुरी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि दिलों के अंदर जो रखना है ना, वो रखना दूर करने की ज़रूरत है, उसमें काफ़ी काम करने वाला है हमारे लिए। बिल्कुल सही है। अभी एक और जगह से मैं बैठा था तो वहाँ तजवीज़ ये आ रही थी कि ये बंगला मौसीकी जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मधुर और बड़ी मीठी मौसीकी है, और हम पहले शनासा भी थे हमारे लोग, तो वो आनी चाहिए, उनके ड्रामे आने चाहिए, शायद हमारे भी डब होकर जाए बेशक। तो आपस में एक दफ़ा इस दफ़ा ये याद रखिए कि इस दफ़ा का जो नॉर्मलाइजेशन है प्रोसेस है, पहले भी हुए नॉर्मलाइजेशन जब खालिदा ज़िया थी और इवन जनरल शाद थे, लेकिन इस दफ़ा एक ख़ास फ़र्क है। इस तरफ फर्क ये है कि एक कदर मुश्तरक पैदा हुई है दोनों में। वो ये है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की इजारादारी से, उनकी बालादस्ती की ख्वाहिश से, उनकी हेजमनी से सताया हुआ है, बल्कि एक जंग भी हो गई 4 दिन की। बांग्लादेश में भी कुछ इसी किस्म का मंजर है। जब शेख हसीना बरसरे इक़्तिदार थी, मैं खुद गया था वहाँ पे और मैं महसूस करता था कि बेतहाशा घुटन है, और जिस तरह हिंदुस्तानी वहाँ पे दंदनाते फिरते थे, उनके सारे इदारों में छाए हुए थे, तो वो रिएक्शन होना ही होना था। तो वहाँ पे भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई जो अगर हमने दोबारा उस तरफ गए हिंदुस्तान की बालादस्ती की तरफ, तो हमारे लिए अच्छे हालात नहीं होंगे। तो चुनांचे ये दोनों ममालिक जो हैं ये मिलकर आपस में सिर्फ इस कॉमन फैक्टर पे भी एक नया बैलेंस ऑफ पावर बना सकते हैं साउथ एशिया में। तो आपकी बात सही है, मैं आपकी बढ़ा ही रहा हूँ कि जितना भी आप सकाफती लिहाज से आपस में एक दूसरे के करीब लाएंगे तो बहुत सारी रंजिशें तो आप देखेंगे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। सर, एक और मामला जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके ऊपर भी कोऑपरेशन काफ़ी तगड़ा हो सकता है, इंडिया से रिएक्शन तो आएगा, वो सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि जो उनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है वो अपनी मुक्ति बानी के पुराने दिन हम भी याद कर लें और बांग्लादेश के साथ जो पिछले 10-15 सालों में हुआ है वो भी याद कर लें। तो दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि स्ट्रेंथन करें अपना बायलैटरल कोऑपरेशन टू सिक्योर देयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जी जी बिल्कुल हो। और वैसे मैं आपको बताऊं कि ये समहाउ डिफेंस की जो कोऑपरेशन थी ना, यानी ट्रेनीज आ रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं, वो शेख हसीना के दौर में भी रहा जारी, और अब तो खैर वो एकदम से बहुत उसने एकदम से तेज हुआ है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ना कि खित्ते के अंदर एक किस्म का नुक्ता नज़र हमारा तरवीज पा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं ये नेपाल भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि नेपाल भी तंग आया हुआ है। नेपाल ने एक सड़क चाइना के साथ बनाने की कोशिश की है, तो हिंदुस्तान ने उन पे इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया, ताकि उनके एक एरिया पे, एक छोटे से इलाके पे भी कब्जा कर लिया। हालांकि इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, लेकिन नेपाल के उस इलाके पर भी कब्जा करके नया नक्शा भी छाप दिया, तो बड़े खफा है वो। श्रीलंका सेम थिंग, मालदीव ऑल्सो, वहां पे तो मुइज़्ज़ू साहब जो है वो क्विट इंडियन ट्रूप्स के नारे पर इलेक्शन जीत के आए थे। तो ये सारे के सारे जो ममालिक हैं साउथ एशिया के माइनस हिंदुस्तान, ये मिलकर एक काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, और इसमें चीन का फैक्टर बहुत अहम है,
क्योंकि चीन जो है ना, अब ये हिंदुस्तान जब अमेरिका के हाथों थोड़ा सा पिटा है तो अब चीन की तरफ भाग रहा है। तो लेकिन चीन मेरा ख्याल में एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग इसको कहते हैं अब ये साउथ एशिया नहीं, ये सदर्न एशिया है, जिसमें चीन का भी अपना बहुत रोल बन सकता है। आपको पता है चीन जो है इस वक्त वो 2019 के बाद कश्मीर के अंदर भी बाकायदा एक किस्म की पार्टी बन गया है, और ये पानी के मामले में भी वो अपर राइपेरियन है, उसी पानी का जो हिंदुस्तान के रास्ते, कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान आता है। तो चीन एक बड़ा अच्छा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट काम कर सकता है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग प्लस चाइना। तो ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को जरा थोड़ा सा इस मौके पर शायद वो ये समझाएं कि जनाब आपकी ये जो अभी तक की अप्रोच थी सारे हमसायों को दबाकर अपना कद ऊंचा करने की, ये चलेगी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब ये वहां जाएंगे एससीओ के लिए और फिर ब्रिक्स की समिट होस्ट करेंगे हिंदुस्तानी, तो शायद इस मामले में भी कुछ थोड़ी सी हिंदुस्तानियों को चीनी हदायत दे सकें इस मामले में। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, सार्क में तो हम फ्री ट्रेड नहीं कर सके, ना ट्रेड बढ़ सकी है, पाकिस्तान इंडिया आपस में ट्रेड नहीं कर सके, तो बाकियों ने क्या करनी है? तो क्या चाइनीज़ एक्टिव रोल के साथ ये जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, चाहे वो सदर्न रीजनल कोऑपरेशन उसका नाम हो, लेकिन क्या ये बाकी ममालिक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, इधर से अफ़गानिस्तान, क्या ये सारे मिल के अपनी तजारत के लिए आइंदा के लिए रास्ते खोल सकते हैं? खोल सकते हैं जी। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का मैं कहता हूँ नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है, और बांग्लादेश के साथ भी अब हो सकती है, एक जमाने में हमारी सनतें उधर चली गई थी अगर आपको याद हो, क्योंकि उनका एलडीसी का कोटा ज्यादा था। अब चूंकि अमेरिका के टैरिफ रिलेटिवली उधर ज्यादा है, तो मुमकिन है कुछ उनके सनतकार यहाँ सरमायाकारी करना चाहें। तो मुझे तो ये राहें जो हैं वो खुलती नजर आ रही हैं आइंदा, और इसमें चाइना का सैल्यूटरी इफेक्ट भी होगा। तो मैं तो मुस्तकबिल बेहतर देख रहा हूँ, और शायद हिंदुस्तान को भी थोड़ी सी इस मामले में अकल आ जाए, क्योंकि वांग जी का जो दौरा हुआ था उसमें अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की थी उसमें 2 नुक्ते बहुत ही अहम थे, बल्कि शुरू में ही कहा उन्होंने कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई भी खतरा हो तो चीन उनके साथ खड़ा है, जिसका मतलब ये उन्होंने मैसेज दिया कि भैया जंग जो है वो आप मत कीजिएगा। तो लगता है कि अब मोदी दूसरी जंग जो है, जो हम सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया हुआ है, शायद दोबारा करे। मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा वो सोचेंगे। दूसरा जो उन्होंने ये कहा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान की साइड पे तो वो कर ही रहे हैं। आपने देखा है कि मई के महीने से लेकर आज तक कितनी मुलाकातें हुई हैं और वो सिलसिला चल रहा है। यही चीज अगर वो दूसरी तरफ भी लाते हैं, हिंदुस्तान की तरफ भी, तो शायद कम से कम, अगर मैं ये नहीं कहता कि भाई अमन बहुत तेजी से फैल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ जंग के रास्ते रुक जाएंगे। सो नो वॉर नो पीस वाली कैफियत जो है वो हो जाएगी। तो ये जो इस्तेहकाम चाइना ला सकता है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल होगा। बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ अहमद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बिलाल अज़हर, आपसे इसके ऊपर रद्द-ए-अमल चाहूँगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कितना ज़्यादा हम इसको बढ़ौता दे सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे ख्याल से जी एक बहुत ही एक हिस्टोरिक विज़िट रहा है, और ये एक माजरत नदीम साहब मुझे थोड़ी सी एको आ रही है जी अपनी आवाज़ की, अगर ये एड्रेस हो जाए। मैं जी आप दोबारा लाइन कनेक्ट करिए बिलाल साहब को, इनसे जवाब लेते हैं। मैं उतनी देर लाहौर स्टूडियो वापस आता हूँ। बैरिस्टर उमैर साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश की बायलैटरल टाइज? देखिए नेचुरली बड़ा एजाज साहब ने बड़े डिटेल से इस पे बात की। देखिए हमारे बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं, रिलीजन से लेके एक रेस हैं, तो मतलब दूर रहने वाली नहीं पैदा होता। देखिए ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इतने डिफरेंसेस के बावजूद इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? प्रीवियसली आपने देखा ज्यूट उनका इंडस्ट्री हमने चलाई, तो इस तरह की सिनर्जी दोबारा से बन सकती है। और इसमें देखें जो आपने डिफेंस की बात की है, देखिए डिफेंस एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर हमारा बन सकता है। हम एक तो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी उसमें बढ़ोतरी दे सकते हैं, साथ ही साथ उनको भी सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। फिर देखें कल्चरल एक्सचेंज तो होनी है नेचुरली। देखें आप अपने इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे खोलें, आपको एक तो रेवेन्यू का रेवेन्यू आएगा, प्लस ये लॉन्ग टर्म बेस रखेगा कि देखें आपके पास उनके मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ के जाएँ,
तो इसमें क्या हर्ज है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, देखें दोनों कंट्रीज़ को सबसे पहले अपने आप को वीज़ा फ्री करना पड़ेगा। वीज़ा फ्री कर देंगे, फिर आप देखेंगे जो मूवमेंट होगी, उसके बाद जो चेंज आएगी हम प्रॉपर जेलिन होंगे। आप देखें, आपने तो गर्मजोशी की बात की। एज ए स्टूडेंट जब मैं लंदन में था, देखें बांग्लादेशीज़ हमारे साथ ही रहे, उन्होंने कभी भी मतलब इस तरह का इजहार ही नहीं किया। जो पास बिटर एक्सपीरियंसेस की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ हम एक ही होते थे। मतलब हमने अगर नमाज़ पढ़ने जाना है इकट्ठे जाना है, अफ्तारी सहरी करनी है इकट्ठे करनी है, तो वहाँ मैंने तो कभी नहीं अपने बांग्लादेशी दोस्तों के साथ वो फ़र्क देखा। मगर हमें साथ साथ एक रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उस कौम ने बंगाल से बांग्लादेशी बने हैं, तो हम एज़ लॉन्ग एज़ उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, तो रेसिप्रोकेट करें और कल को हम एक को फेडरेशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। बिलाल साहब, अब आपको अगर आवाज़ ठीक आ रही हो तो आप भी जवाब दीजिएगा कि बायलैटरल टाइज़ कितनी हम बढ़ा सकते हैं। जी नदीम साहब, जैसे कि मैं कह रहा था जी, ये बहुत ही एक तारीखी दौरा था जी मेरे ख्याल से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का। और ये वजूहात में उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपने और अभी एजाज साहब ने काफ़ी तफसील में उसकी बात की, तारीख की, इसकी सिग्निफिकेंस की, और ये कितना बड़ा चेंज है। ये कोई रूटीन का फॉरेन विज़िट नहीं था और यकीनन ये खुशाइंद है जी। हम दोस्त अब ममालिक हैं, मुसलमान दोस्त अपनी जगह हैं, और हमने अब इस ताल्लुक़ को, इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है। और मेरे ख्याल से उस हवाले से जो डार साहब का ये दौरा था, उसका बहुत इम्पैक्ट मेरे ख्याल से होगा जी। अभी मेरे नियाजी साहब बात कर रहे थे वीज़ाज़ की, तो आपने देखा है कि जो प्रेस रिलीज़ भी निकला है इस दौरे के बाद, जो स्टेटमेंट निकली है, उसके अंदर इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि आगाज़ के तौर पर डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स पे वीज़ा के ख़ात्मे की का एक एग्रीमेंट भी हुई है। इसी तरह आपने जो कॉमर्स की बात की, तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड भी बनाने का इसमें फ़ैसला जो है वो उसके मुतल्लिक MOU हो गया है। और डार साहब के दौरे के अलावा इन्हीं दिनों में वहाँ पे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने अलहदा 3-4 दिनों का दौरा किया है। तो देखिए, यकीनन वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने जिनका जिक्र किया है, एक हमारा नेचुरल ताल्लुक़, रिश्ता और तारीख़ है। और हमने अब ये जो नया आगाज़ हुआ है, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जो दूरियां थीं कौमी सतह पर, उसके बाद अब जो नई सतह पर एक फ्रेश स्टार्ट है, हमें इसको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तजारती सतह पर अलहदा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे अलहदा, और बतौर कौमें हमें अलहदा अब आगे इस मामले को लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह उसमें तजारत उसका हिस्सा है, और आई थिंक ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन ट्रेड बने हैं उसका भी किरदार होगा। यकीनन जो एजाज साहब ने बात की, साउथ एशियन रीजन ने हमारा जो अमेरिकन टैरिफ जो हमें बेहतर मिला है कंपेयर टू बांग्लादेश या श्रीलंका या इवन इंडिया, उसका भी एक असर होगा। मगर मैं नदीम साहब एक बात ज़रूर इजाफी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाबियों का इस हुकूमत की पिछले 4-5 माह में तसलसल है, और उसकी एक और कड़ी है जिसमें अमेरिका के साथ स्ट्रेंथनिंग अलहदा है, चाइना के साथ मज़ीद स्ट्रेंथनिंग अलहदा है, गल्फ़ ममालिक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ आपने देखा, ईरान के साथ आपने देखा कि कितनी बेहतरी आई है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, अज़रबैजान के साथ ख़ास तौर पर हमारी एक मज़ीद स्ट्रेंथनिंग हुई है, और अब हमारे बांग्लादेश के साथ जो ये एक तारीखी विज़िट हुआ है। तो अल्लाह ताला जी इसी तरह हमारा जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और अपने की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जिससे हमारे कौम को भी फ़ायदा हो। ये तसलसल इसी तरह ही चले जाए और चलता रहे। और साथ ही मैं अफगानिस्तान का भी जिक्र करूँगा, आपने देखा कि वहाँ पर भी तारीखी दौरा हुआ, तो ये एक और कामयाबी है जी। और अल्लाह ताला करे कि इसको हम आगे लेकर चलें, और ये जो एक नया आगाज़ हुआ है इसको हम मटीरियलाइज करें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में भी और तजारत में भी, दोनों ममालिक। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस PTI के लोगों को सजाओं का अमल और पाकिस्तान में सियासत वो मजबूती की तरफ या जमहूरियत मजबूती की गाड़ी जो है इसकी कब आगे सही रास्ते के ऊपर, पटड़ी के ऊपर चढ़ेगी। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह के घर जो हमले का केस था उसमें उमर अयूब, शिबली फराज को 10-10 साल कैद हुई है। उमर अयूब, शिबली फराज, ताज गुल और शेख राशिद शफीक इनको 10 साल की हुई है। MPA शेख शाहिद जावेद इनको 3 साल, इस्माइल सेला इनको 10 साल, कमल शोज़ब, अहमद चट्टा, बिलाल इजाज़ इनको भी 10-10 साल की सज़ा हुई है, और फवाद चौधरी और जैन कुरैशी इन दोनों को बरी कर दिया गया। सर, ये आपकी पार्टी में से कोई बंदे बाकी हैं जिनको 10 साल की सज़ा न हुई?
देखिए काफ़ी सारों को 10 साल वाले ये रिपीट हुए हैं, रिपीट हो गए, मगर 2 MPs हमारे जैसा आपने शाहिद जावेद का नाम लिया, इस्माइल चीला साहब का लिया, बुज़ुर्ग आदमी है इस्माइल चीला साहब, मोर देन 70 हैं अब तो, आजकल मेडिकली बीमार भी, और उनको भी सज़ाएं दी हैं। देखिए सज़ाएं देने से हासिल क्या होगा? देखिए आपने मशवरे वाले एलिमेंट को इतना मिसयूज़ कर रहे हैं। अब देखिए जरताज गुल साहब ने सज़ा कैसे दी है? मशवरे की बुनियाद पे कि इनके मशवरे से ये हमला हुआ है। अब देखें, अब इवन एक जरताज की एग्जांपल है DG खान की, उसने उनका घर भी कभी नहीं देखा होगा और कह रहे हैं कि जो उसके मशवरे से घर की तोड़ फोड़ की गई या आग लगाई गई है। देखें पहले तो ये है, देखें कोई भी सियासतदान दूसरे सियासतदान के घर पे नहीं हाथ डालता, इतनी वज़ादारी होती है ना। कभी कोई आप सोचेंगे कि सियासतदान कहेगा कि जी फ़लाँ सियासतदान के घर तोड़ फोड़ करें। देखिए नाराबाजी लोकल राइवलरीज में हमला करते भी हैं, लेकिन उनकी बाहमी दुश्मनियाँ या चक्लश होती है तो करते हैं। किधर से उठा के आपने KPK वाले सियासतदानों को उसमें मुलव्वस कर दिया, आपने DG खान के। देखें ये मशवरे वाला पार्ट हमारी हिस्ट्री है, मिसयूज़ होता है। आपने इसी की बुनियाद पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया। यही हुकूमत जो बैठी आज हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है, इन्होंने ख़ुद नहीं देखा जब मुशर्रफ की हाईजैकिंग केस, तैयारा हाईजैकिंग का मसला बना, ये नवाज शरीफ साहब मशवरे में ही सज़ा हुए थे ना, उसी से सबक सीख लेते कि ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल, आज फिर यही उसी एलिमेंट को दोबारा दोहराया जा रहा है। अगर इस तरह की तारीख़ रकम करेंगे, देखें सज़ाएँ तो ये ख़त्म होनी है, मगर ये जो रंजिशें आज दिलों में बो रहे हैं, क्या ये ख़त्म हो सकेंगी? तो अगर ये बुनियाद इतनी कमज़ोर है तो इसका मतलब ये होगा कि अगला कोई तगड़ी असम्बली आ जाए तो वह अपने तमाम अपोनेंट को एक केस लिखे और मशवरे की माँ के ऊपर सारी असम्बली को 10 साल की सज़ा दे। ये तो बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान तरीका, और 5 साल के लिए उन्हें बंद रखें जब तक आपका अगला इलेक्शन नहीं आता। वेरी गुड। आप बिलाल साहब आप क्या फरमाएंगे, ये मामला काफ़ी मुतनाज़ा है या अकॉर्डिंग टू लॉ है? देखिए नदीम साहब, मैं तो एक ही बात कहता हूँ जी, इंडिविजुअल केसेस तो बेतहाशा हैं, तो एक एक केस के तफसीलात में जाना, ये तो फ्रैंकली वो फैक्ट्स देख के और हम तभी बात कर सकेंगे। मगर बुनियादी बात ये है, चूँकि ये ऑब्फस्केट करने की कोशिश की जाती है, इस बात को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है कि एज इफ़ नाव में एक होक्स है और ये कोई सियासी कोई बदला लिया जा रहा है। नाव में हुआ, नाव में एक हकीकत है, इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद PTI के यही सरकर्दा सियासी लोग सड़कों पर निकले, शहर शहर, लाहौर, सियालकोट, चकदरा, मियांवाली, पेशावर, कि आप यू नेम इट, और इन सब शहरों में इन्हीं के कारकुनान थे, इन्हीं के झंडे थे, इन्हीं के सियासी फेसेस थे, और ये हर शहर में फौजी इमलाक पर हमला हुआ बुनियादी तौर पर। तो आप अगर ये कहते हैं कि एक जगह पे एक रोग एलिमेंट ने वहां पे कर दिया, भाई रोग एलिमेंट एक शहर में हो सकती है क्या? आप रावलपिंडी में भी GHQ पर आपका हमला हो, आपका सियालकोट में भी फौजी इमलाक पर हमला हो, आपका लाहौर में भी आपका जिना हाउस पर हमला हो, शोहदा की यादगारों पर हमला हो, ये एक बिल्कुल प्लान्ड अटैक हुआ है। अब इसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि इंडिविजुअल केसेस के अंदर कहीं कोई ऊंच नीच हुई है, बिल्कुल जो शख्स गुनाहगार है, जिसने भी जुर्म किया है, उसको सजा होना चाहिए, और जो बेगुनाह है उसको रिहा होना चाहिए, और उसके लिए एक जुडिशल प्रोसेस है। मगर नाव में हुआ, नाव में PTI ने एक प्लान के तहत किया, और नाव में बिल्कुल उसके अंदर PTI के लोग मुलव्वस थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बिल्कुल मैं हरगिज़ ये मैं नहीं मान सकता, बल्कि मैं समझता हूं कि किसी की भी इंटेलिजेंस की ये तौहीन है कि आप ये कहें कि ये प्लान नहीं था, ये एक रैंडमली इत्तफाकन 4-5 शहरों में फौजी इमलाक पर हमला हो गया, इसमें प्लानिंग की एलिमेंट नहीं थी। बिलाल साहब, मैं 9 मई वाले वाक़े को तो डिफेंड करूंगा ही नहीं। 9 मई अहमकाना हरकत थी, जिसने प्लान की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने आग लगाई उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो सवाल यह है कि ये कंवल, शोज़ब, जरताज गुल, उमर अयूब, इन्होंने राना साहब के घर पे हमला किया या उकसाया लोगों को जाके इनके घर पे हमला कर दें? आप मुतमईन हैं इससे? जी उमर साहब, बिलाल साहब जी, लाइन कट गई है, लाइन दो जी। ये सर बड़ा मज़े का मामला है, क्योंकि 10-10 साल की सज़ाओं का मतलब तो ये होगा कि जब तक इनको सुपीरियर जुडिशरी से रिलीफ मिलना है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। देखिए देर तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पहले तो ज़मानत ही या किस्मत या नसीब होगी कि वो इनको सारे केसेस में ज़मानत मिल जाए, तो या तो ये भागते फिरेंगे, चुपते फिरेंगे। बिल्कुल आपका अंदेशा बिल्कुल ठीक है। देखें गुजरांवाला केस में सज़ा हुई है, जिन्हें सज़ा हुई आम वर्कर्स को पहले राउंड में हुई थी सज़ा, 5-5 साल सज़ा हुई है, आज तक उनकी अपीलें सुनी नहीं गई।
तो ये तो हमारा हाल है, पता चल रहा है कि जहाँ केस सुनना होता है वो आउट ऑफ टर्न भी लग जाता है, उसमें रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक होंगे, रिलीफ भी मिल जाएगा, इलेक्शन भी लड़ने की इजाज़त मिलेगी। उसके लिए आपको नवाज शरीफ होना चाहिए, वैसे उसके अलावा नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ क्या बनेगा सर? 10 साल वालों को बेल लेनी है, उसके बगैर तो ये बाहर रह नहीं ना सकते। देखें वो 100% लेनी है, मगर बेल 10 साल वालों को केस लग जाएगा, बेल दे देगा जज? किधर देंगे? बात है कि तो फिर ये क्या करेंगे, छुपते रहेंगे या भागेंगे? नहीं, छुपना तो ऑप्शन ही नहीं है। अल्टीमेटली सरेंडर करेंगे, पार्टी उस बारे में पॉलिसी बनाएगी, मगर उससे जो बेसिकली ख़तरनाक अमल है ना, जिससे मैं देखता हूँ बुनियादी तौर पर ये सियासतदानों को पुश किया जा रहा है कि सियासी स्पेस को वेकेट कर दें। देखें, आज आपने 2 MPs को सज़ा की हैं, PTI भी देख रही है कि आगे क्या होने जा रहा है। आप KPK के MPs पे भी हाथ डालेंगे, उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे ताकि KPK की असेंबली गिराई जाए। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान फिर उस वक्त तक किस पॉलिटिकल प्रोसेस में रहना पसंद करेंगे? वो वेट करेंगे। बुनियादी तौर पे चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। और देखें, मैं समझता हूँ कि चलें, पहले पिछली दफ़ा गलती होगी, लोगों ने कहा कि PTI ने अपनी हुकूमतें खुद गिरा दी। इमरान खान तो आज तक कहते हैं कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला आदमी हूँ, मैंने ये फ़ैसला कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के किया था कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, मगर इस मुल्क में क्योंकि आइन को माना नहीं जाता तो नहीं हुए। मगर अब जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो खुदा न खासा एक दफ़ा फिर इमरान खान को उस तरफ पुश ना करें कि इमरान खान वो डिसीजन लें कि तमाम को कहें कि असम्बलियों से बाहर आ जाओ। सर, उसका भी कोई हल नहीं निकला। आपकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। इमरान के पास जो 2-3 मौके थे जहां बातचीत का इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता खुलता था, वो अवेल नहीं किए उन्होंने। नीचे से पार्टी हायरार्की पहले ही टूट चुकी थी। जो बाकी आपके बंदे एक्टिव थे उनको सजाएं हो गई, या वो छुपते फिरेंगे, या अगर सरेंडर करने का आप लोगों ने फैसला किया, जो मुझे उम्मीद नहीं आप करेंगे, तो फिर ये 20 बंदे जेलों में पड़े होंगे जब तक ज़मानत नहीं हो जाती। तो पार्टी इज़ ओवर, या क्या कहूँ मैं इसको? नहीं, देखें, पार्टी तो कभी भी ओवर इस वजह से नहीं होगी। देखें, हम बुनियादी एक जो हकीकत है जो 8 फरवरी ने इस्टेब्लिश किया है, खान साहब और वोटर का डायरेक्ट कनेक्शन है, उसके इन बिटवीन और कोई नहीं खड़ा। वोट तो इमरान की ज़ात के इर्द-गिर्द घूमता है, और वो 8 फरवरी के बियॉन्ड भी वो वोट टूटा नहीं है, उसकी आज भी शिद्दत उसी तरह मौजूद है। इमरान खान के बाहर आने की देर है। इमरान खान जिस दिन भी आता है, मैं कहता हूँ, आप तो 20 सियासतदान का कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि पूरी असेंबली को भी अंदर बुक कर दें। इमरान खान ने जिस दिन आना है बाहर, उसने दोबारा से नई जमात खड़ी कर लेनी है। बिलाल साहब, ये जो आपसे सवाल अधूरा रह गया था कि 9 मई को तो कोई डिफेंड नहीं करता, मैं खुद नहीं डिफेंड करता, बहुत ही अहमकाना हरकत थी और उसने पाकिस्तान में जमहूरियत को बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया। जमहूरियत स्ट्रेंथन करने का तो पता नहीं ख्वाब उनका होगा ही नहीं, बहुत नुकसान पहुँचाया। लेकिन जिन लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं और जिस तरीके से हो रही हैं, बहुत मुतनाज़ा तरीक़ाकार है। उमर अयूब, शिबली फराज, ताज गुल, आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह के ऊपर हमला करवाने में मुलव्वस थे, या जिनको पहले 10 साल सज़ाएँ हुई हैं वो हमला लगाने में और या आग जलाने में मुलव्वस थे? ये हमें कुछ तरीक़ाकार के ऊपर, असूल के ऊपर तो बात करनी चाहिए ना। नदीम साहब, देखिए, ये तो बात शवाहिद पर होगी ना। वैसे तो आप मुझसे कहते हैं कि कोई सियासी जमात जो पहले हुकूमत में रही है कि वो एक प्लान के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में फ़ौजी इमलाक पर हमला करेगी, तो आप ये भी कहते हैं ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मगर ये हुआ और इसी जमात ने किया। इसी जमात ने डी चौक पर कब्रें भी खोदी, इसी जमात ने PTV की बिल्डिंग पर हमला भी किया, इसी जमात ने साइफर को लहरा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमेरिका के साथ ख़राब करके उसको जवाज़ बना के इलीगली नेशनल असम्बली को डिसॉल्व भी किया। वो तो किसी हद तक पे गए हैं। तो आपसे मैं ये बातें करता तो आप कहते फिर तो इसी जो मयार आप कह रहे हैं इसके मुताबिक तो ये भी मुमकिनात में शामिल नहीं था, मगर ये सब कुछ हुआ और ये PTI ने किया। तो देखिए, इसीलिए अगर ये कोर्ट में मामलात हैं, अगर वहाँ पे अगर जो जमात जिना हाउस पर हमला कर सकती है, जो शोहदा की यादगारें गिरा सकती है, जो GHQ पर हमला कर सकती है, जो आर्मी के खिलाफ, जवानों के खिलाफ कैंपेनें चलाने की काबिलियत रखती है, वो क्या राना सनाउल्लाह के घर पर हमला नहीं कर सकती? मेरे लिए माजरत के साथ ये बिल्कुल मुमकिनात में बदकिस्मती है ये, मगर ये शामिल है। तो इसीलिए, मगर जो उसके मेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस पर गवाहान ने क्या कहा, एविडेंस क्या है, मैं ये सिर्फ ये जानता हूं कि PTI के लोगों ने जो बज़ाहिर राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमला किया, उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजा होनी चाहिए। जी सर, सवाल मेरा अभी भी कायम है। नवाज शरीफ को भी प्लेन हाईजैकिंग में सजा हुई थी, तो अगर मैं आपका आर्गूमेंट मान लूँ तो फिर तो नवाज शरीफ ने त्यारा अगवा किया होगा। PMLN ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था किसी ज़माने में 90s में, तो फिर तो आपकी जमात को मैं उस साफ में खड़ा कर लूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, आई थिंक उनका
वैंस करके कुछ नाम था, साइरस या वैंस कुछ नाम था, उनका ख़त लहराया था अमेरिकन सेंटर के बाहर कि ये ख़त आया मुझे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर किया तो तुम्हें वो मिसाल बना देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी सियासी तारीख़ में हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं उनको हमें लहदा रखना चाहिए और कुछ जुर्म है जिनको हमें लहदा रखना चाहिए। जुर्म को जुर्म के तौर पर ही ट्रीट करें। मैं नहीं कहता जिसने आग जलाई है MM आलम बेस के ऊपर जाके, या जिसने कर्नल शेर खां की यादगार को मस्मार किया या बेहरमती किया उसके साथ नरमी करें, बिल्कुल ना करें, लेकिन दो चीज़ें लहदा रख के देखें। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपका आखिरी जुमला बड़ा मायनी खेज है कि कुछ चीज़ें दावे हैं, बेसलेस हैं, एविडेंसलेस हैं, और कुछ चीज़ें जराइम हैं और नाव में एक जुर्म है। और मैं हरगिज़ ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये रैंडम इवेंट्स थे जिसके अंदर सियालकोट में, लाहौर में, पेशावर में सिर्फ ये उन अशखास तक महदूद था जिन्होंने अंदर जाके जलाओ और घेराव किया। चूंकि 6-7 शहरों पे फौजी इमलाक पर हमला होना इत्तफाक नहीं है, ये रोग या एनार्की नहीं है, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड हमले थे। ये आपको याद होगा खान साहब ने भी जिस दिन 9 मई हो गया तो उसके बाद उनका कोर्ट से बयान आया, उन्होंने कहा मुझे हाथ लगाओगे तो यही होगा। फिर जब उन्हें 8-9 दिन बाद समझ आई इस बात की कि ये तो मेरे सर पर पड़ गई उल्टी, तब उन्होंने कहा और डिस्टेंस किया और फिर अपने कारकुनान को आगे कुर्बानी का बकरा बनाते हुए उन्होंने कहा कि जिसने किया वो उसका जिम्मेदार है, मेरा से कोई लेना देना नहीं। उनको 8-9 दिन लगे थे ये कंडेम करने में। तो नदीम साहब ये हकीकत है। दूसरी बात, ये जो बार बार खान साहब की विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, 9 में अपनी जगह 190 मिलियन पाउंड का केस एक हकीकत है, बिल्कुल एक हकीकत है कि आपको नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पाकिस्तान के अवाम के पैसे एक सेटलमेंट के जरिए, सेटलमेंट करने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को भेजे कि पाकिस्तान की हुकूमत को हम दे रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के पैसे। इमरान खान साहब ने वही पैसे काबीना का फैसला करके बंद लिफाफों में एक फैसला करवा के अपनी काबीना से उसी शख्स की जेब में वापस अवाम के वो 190 मिलियन पाउंड डाल दिए जो यूके की हुकूमत ने NCA के जरिए आपको दिए थे कि आपकी हुकूमत के पैसे हैं। किस कानून के जरिए, इसका जवाब ये आज तक नहीं दे सके। ये भी एक हकीकत है कि बाकायदा एक शख्स की जेब में अवाम का पैसा इस तरह एक काबीना के फैसले करके डाल दिया गया, उसकी उनको पर कन्विक्शन है, 9 में अपनी जगह है। तो मैं माजरत के साथ, देखें आप बेशक जो मर्जी कहें, वोट बैंक है, पॉपुलैरिटी है, जो मर्जी कहें, उसका इन जराइम पर और इनकी सजा से कोई ताल्लुक नहीं है। इन जराइम एक उमैर साहब से के अपने मेरिट्स हैं। उमैर साहब जो 9 में भी एक हकीकत है और 190 मिलियन पाउंड भी बिल्कुल एक हकीकत है। उमैर साहब 187 या 188 मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस थी जो 9 मई को जिनके ऊपर अटैक हुआ। ये कोइंसिडेंट तो था नहीं कि सारी मिलिट्री की जो टारगेट्स थे उनको ही चूज़ किया गया। SI के ऑफिस भी चुने गए, एयर बेस चुनी गई, कोर कमांडर का घर चुना गया, GHQ को चुना गया। तो था कौन पीछे इसके, ये माइंडसेट क्या था? अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं ना 188-187 जगह हैं जिन पे हमला हुआ है। देखिए 187 जगह हैं जहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। हमला कितनों पे हुआ है ये बता दें। देखिए कोर कमांडर हाउस की तो फुटेजेस टूट फूट सारा आ गया। GHQ इतना बड़ा केस कहते हैं, GHQ कितने फुट कोई लोग अंदर गए हैं ये किसी ने बताया? तोड़फोड़ की गई है ना, वो तो नजर आता है। अंदर कौन गया, मतलब कोई गया अंदर चले जाता है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है, अंदर आदमी गया ही कोई नहीं ना। देखें बात है, ये तो वो साइड ही नहीं है, ये तो मेन शाहराह है पिंडी की जिस पे सामने लोग एयरबेस के ऊपर आग जला रहे हैं। इसी तरह गुजरांवाला देख लें, एयरबेस के ऊपर आग जला रहे हैं। तो एयरबेस वाले केस में तो क्विट हुए हैं, कोई मुलजिम सजा ही नहीं हुआ। वो सजा फिर देंगे जिन्होंने त्यारों को आग लगाई है, वो तो आग लगी नजर आती है। क्विट हो गए ना, वो यही तो कह रहा हूं। आपकी कर्नल शेर खान वाली यादगार के लेवल पे आप सजा करें। देखें हमजा कैंप के ऊपर गोली चली है, देखें तो ये देखें गोलियां चली, फुटेजेस क्यों नहीं लाई जाती कि किसकी गोलियां किसने मारे? फुटेजेस तो आनी चाहिए, लेकिन मैं आपका वो सुनना चाह रहा था कि वो 188 जगह चुनी कैसे? देखें खान साहब का जगह जवाब क्या है, खान साहब को उठाया किसने था? नहीं चीजें किसने था? ये 188 जगह चुनने की क्या एक नेचुरल इवेंट हुआ क्या? नेचुरल इवेंट में सारे लोगों को ये क्यों कहा है कि 188 फौज की जगह? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉलर से घसीट के रेंजर्स वाले लेके आए, गलत काम किया, किस तरफ निकले? गलत काम किया, उसकी इज्जत के मुनाफिक कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सर ये मिलिट्री टारगेट्स चुनने का फैसला किसका था? मिलिट्री टारगेट किसी ने भी नहीं चुने। बात है नेचुरली, देखें अगर IG पंजाब ने उठाए होते लोग किधर इकट्ठे होते? लोग IG पंजाब के इकट्ठे होते ना। जब एक तासुर दिया गया, हालांकि नैब का मुकदमा था, IG इस्लामाबाद नहीं गिरफ्तार कर सकता था, मोटरवे से भी कर सकता था, जमान पार्क से भी कर सकता था। क्यों इंश्योर किया गया कि काले कपड़ों में रेंजर्स वाले ही इमरान खान को उठाएंगे? यही तो कंस्पिरेसी है। इस चीज़ को क्यों नहीं देखा जाता? इस इवेंट को क्यों इमरान खान बार बार कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट है? वहाँ तो इस चीज़ को पूरा प्रूव कर लेना। देखें हमारी पूरी तारीख आके इस चीज़ पे फंसी हुई है, हम इसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर 9 मई कराया है
अगर किसी पॉलिटिकल जमात ने, तो फिर उसका जवाज़ ही नहीं बनता सियासत करने का। बात है जब हम इस हद तक जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर उसकी प्रोब भी उस लेवल की होनी चाहिए। उमैर नियाज़ी साहब और बिलाल अज़हर कियानी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।